Good morning, students. Good morning, students. इंटरनेट कनेक्ट ना होने की वजह से हमारी क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई, लेकिन हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं। आज का जो विषय है वो है व्यूज ऑफ ज्योतिबा राव फुले ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में ज्योतिबा राव फुले के क्या विचार रहे हैं और उन्होंने किस दिशा में एजुकेशन को बढ़ाया है, वो हम आज के लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। एजुकेशन is the power to think clearly. Power to think clearly. जब हम थिंक क्लियरली की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो ब्लाइंड फेथ। हम किसी भी बात को अंधविश्वास के आधार पर नहीं मानेंगे, बल्कि हम उसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जानेंगे, प्रयोग करके देखेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन के बाद ये तय किया जाएगा कि वो चीज सही है या गलत है। हम क्या करेंगे? साइंटिफिकली क्या करेंगे? हम साइंटिफिकली उस चीज को देखेंगे और फिर फैक्ट की बात करेंगे। हम फैक्ट के आधार पर उसको देखेंगे। और दूसरा कि हम लॉजिकली और उसकी प्रैक्टिकल वो कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम एजुकेशन जो है वो पावर देती है किसकी? कि किसी भी विषय के बारे में हम क्लियरली सोचें कि उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है, उसका गलत प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति के लिए वह कितनी हितकर है और कितनी विनाशकारी है। इस बात को यदि शिक्षा सोचना नहीं सिखाती है, यह थिंकिंग डेवलप नहीं करती है, यह सोच नहीं बनाती है, तो वह शिक्षा ठीक नहीं है। दूसरी जो बात वो बोलते हैं, वो कहते हैं टू एक्ट वेल, कि काम को अच्छे तरीके से करना। यानी कि जब काम स्टार्ट करो, स्टार्ट कैसे? कि वो प्लान हो, उसका प्लान बनना चाहिए। जब आप अच्छे काम को अच्छे करने का तरीका क्या है? कि जब आप उसको स्टार्ट करो उससे पहले उसका प्लान तैयार होना चाहिए। यदि उसका प्लान नहीं है, और प्लान कब बनेगा? जब आप उस चीज को लॉजिकली, प्रैक्टिकली देखोगे, उसका इम्पैक्ट देखोगे और एनालिसिस करोगे इस बात का कि किस तरीके से वो वर्तमान समाज में, वर्तमान परिस्थितियों में उसका क्या प्रभाव है। आपका कोई भी काम जो समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के लिए कितना हितकर है, कितना अच्छा है, संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों से कैसे लाभान्वित होगी,
इन सब का ध्यान रखने का जो जिम्मा है या उस सब की जो सोच है वो कौन पैदा करती है? वो शिक्षा करती है। टू चेंज, आगे क्या बात करें? टू चेंज और टू क्वेश्चन द सिस्टम और सोसाइटी। इसका मतलब यह भी है कि एजुकेशन आपको एक तो परिवर्तन करना सिखाती है, जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना सिखाती है, उन पर प्रश्न खड़े करना सिखाती है कि यदि कोई चीज गलत चली आ रही है, जैसे सती प्रथा गलत थी तो राजा राम मोहन राय ने उसके ऊपर प्रश्न उठाया, जाति प्रथा गलत है तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फुले ने तो नारी शिक्षा, औरतों को शिक्षा ना देना की जो बात भारतीय समाज में रही, उसके खिलाफ काफी बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और जब उन्होंने लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल खोला, जब कोई महिला शिक्षिका उसको नहीं मिली तो अपनी ही पत्नी को शिक्षित करके उन्होंने शिक्षिका बनाया, और जो कि भारत की पहली महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त करती है। अब ऐसे सोच जो कि समाज को चेंज किसको करना है? चेंज का मतलब क्या है? टू चेंज, हम इसको समझते हैं। चेंज किसमें है? टू चेंज सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम में चेंज क्या है? हमारे यहाँ क्या है? जाति व्यवस्था है, धर्म है, क्षेत्र है, भाषा है। इनके आधार पर जो भेदभाव है, जो अलगाव है, यानी कि इन सबको आपने क्या करना है? दूर करना है, इन सबको मिटाना है। शिक्षा अगर सोसाइटी में चेंज नहीं ला कराती या समय के अनुसार शिक्षा समाज को नहीं बदलती तो वह शिक्षा नीति किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए ज्योतिबा राव फुले जो है वो इस बात के प्रति काफी सजग प्रहरी है एजुकेशन के, कि वो ये मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही आपका समाज सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो, आपकी डेमोक्रेसी सुरक्षित है। और एक और उन्होंने बात की, knowledge matter, it can be question, change, transform individual and society. Education is a tool for democracy. अगली बात क्या कह रहा? Education is a tool for democracy. भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है? वी द पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब हम वी द पीपल बोलते हैं इसका मतलब हमें किसकी संकल्पना कर रहे हैं? राष्ट्र की। जब राष्ट्र की संकल्पना कर रही हैं तो हमारे सामने भाषा का सवाल नहीं है, हमारे पास सामने धर्म का सवाल नहीं है, हमारे सामने जाति का सवाल नहीं है, हमारे सामने रंग का सवाल नहीं है, हमारे सामने क्षेत्र की बात नहीं है। इन सबको राष्ट्र या उसके नजरिए से आप नहीं मानते। राष्ट्र का मतलब है कि इन सबको खत्म करना, भाषा के भेदभाव को मिटाना, और दूसरा विविधता को स्वीकार करना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए
लोगों का शासन। अब यहां पर आपको बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, शिक्षा प्राप्त करने की आजादी, आजादी कि कोई भी व्यवसाय अपनाने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर आप कोई भी ऐसा काम इसके नाम डेमोक्रेसी के नाम पर नहीं कर सकते जो कि राष्ट्र की गतिविधियों, राष्ट्र के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको बोलने की आजादी है लेकिन किसी को बुरा बोलने की आजादी नहीं है, किसी के मान को भंग करने की आजादी आपको नहीं है, किसी भी व्यक्ति के साथ आपको मारपीट करने की आजादी नहीं है। आप घूम सकते हो लेकिन ये नहीं है कि आप वहां कुछ ऐसी अमानवीय हरकत करो जो कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हितकर नहीं है। इसलिए ज्योतिबा फुले जो कह रही हैं कि डेमोक्रेसी की जो सजग प्रहरी है वो क्या है? एजुकेशन। जो समाज शिक्षित नहीं होगा, जो समाज संगठित नहीं होगा, जो समाज तर्क वितर्क नहीं करना जानता, जिस समाज की वैज्ञानिक सोच नहीं है, वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए समाज का, शिक्षा का प्रगतिशील होना बड़ा जरूरी है। अब हम शिक्षा के बारे में एक और बात करते हैं। उन्होंने जो कहा कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कितने साल तक? एटलीस्ट 12 ईयर्स तक। वो कहते हैं कि 12 साल की आयु तक शिक्षा फ्री भी हो, कंपल्सरी भी हो और क्या हो? यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब कि सार्वभौमिक, सबके लिए खुलेंगे। हमने टीवी पर बहुत सारी ऐड देखी होंगी, हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से भी काम किया, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भी किया, स्कूल चलो अभियान भी चलाया, यूपीडीपी का अभियान भी चलाया, लेकिन साक्षरता की जो दर है भारत में अभी भी 70% है, 100% नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए अब ये जो बात है, जो 19 अक्टूबर 1882 में हंटर कमीशन, कौन सा कमीशन है? हंटर कमीशन के सामने जब ज्योतिबा फुले प्रस्ताव रखते हैं तो वो ये करते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, कौन सी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन और ट्रेंड प्राइमरी टीचर, ट्रेंड प्राइमरी टीचर। अब यहां जो बात की जा रही है कि उस समय वो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति के पास क्या फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए वो बात की जाए। और वो यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, जो सामाजिक तौर से पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक तौर से पिछड़े लोग हैं, उन सबको फाइनेंशियल हेल्प जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए स्कॉलरशिप के माध्यम से, ताकि हर बच्चा, हर समाज का वो व्यक्ति जो शिक्षा के बिना अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाया है वो आगे बढ़ पाए। यदि समाज आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है, तो उसका एक ही वो होगा कि एक ही माध्यम है उसका बढ़ने का आगे, वो माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के बिना ना तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना ही वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता वो व्यक्ति अपने अंदर उसका विवेक जागृत नहीं होगा,
उसकी सोच नहीं बदलेगी। अगर सोच नहीं बदलेगी तो समाज को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ ये देखिए, जब वो यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रही हैं तो इसका मतलब ये भी है कि वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही है कि शिक्षा के माध्यम से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन वो इस बात को भी समझ रही हैं कि हमने केवल भारत को ही नहीं चलाना, भारत के अधिकारों की बात नहीं करनी, भारत के लोगों की बात नहीं करनी, बल्कि वैश्विक स्तर पर हमारा चरित्र कैसा निखरेगा उसको भी देखना है। किसी व्यक्ति का चरित्र उसके राष्ट्र का चरित्र बन जाता है विशेष परिस्थितियों में, जब वो किसी दूसरे राष्ट्र के साथ वार्ता कर रहा हो। अगर आपका देश का कोई नागरिक का देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश से बात कर रहा है या वहां जा रहा है, तो वो पूरा देश चाह रहा होता है, उसके चरित्र को, पूरे देश के चरित्र को देखा जाता है। इसलिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की वहां बात की गई है। प्राइमरी एजुकेशन को क्यों बात की गई है? क्योंकि बेसिक जो है वो मानते हैं कि इसमें नारी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि उन्होंने कहा कि औरत क्योंकि बच्चे को जन्म देती है, उसको बोलना सिखाती है, और जब वो शिक्षित होगी उसके द्वारा संस्कार स्थापित जो किए जाएंगे, जो बच्चे को दिए जाएंगे, वो आने वाले समय में राष्ट्र की नींव बनते हैं, किसी भी राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि औरत एजुकेशन होगी और मां शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा पालन पोषण देगी और अच्छी नीतियां देगी। तो वुमेन की एजुकेशन की जो बात की जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर हम अलग से एक लेक्चर तो करेंगे, लेकिन हम और एक एक करके बात करेंगे कि एजुकेशन फॉर डिप्राइव्ड सेक्शन, एजुकेशन फॉर डिप्राइव्ड सेक्शन और पुअर पीपल, एजुकेशन फॉर डिप्राइव्ड सेक्शन, डिप्राइव्ड जो पिछड़ा लोग हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन सबको एजुकेशन देने का काम जो है वो करें। उनके द्वारा दिया गया हंटर कमीशन के सामने जो विचार है वो हर, चाहे वो 1964-66 का हो, 1986 की नीति हो, 2005 का हो, 2009 में शिक्षा का जो अधिकार है वो उसी के आधार पर दिया गया है। क्योंकि भारत के अंदर हंटर कमीशन के सामने जो रिपोर्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो वकालत ज्योतिबा राव फुले ने की, उसी के आधार पर इनका फॉलो करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्म होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस राष्ट्र के उस हिस्से की बात करते हैं जो दबा कुचला है, जो दलित है, जिसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। और वो भी ये कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो शिक्षा क्योंकि व्यक्ति को रोशनी देती है, शिक्षा क्योंकि व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, इसलिए शिक्षित व्यक्ति समाज को सही दिशा निर्देश दे सकता है, शिक्षित व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है। इस बात को लेकर हम और उन्होंने कहा कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। फिर वो करिकुलम पर बात करते हैं कि हम ये तो तय कर लें कि एजुकेशन में ये चीज चाहिए, वुमेन की एजुकेशन भी हो, डिप्राइव्ड सेक्शन की एजुकेशन भी हो, 12 साल के बच्चे तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो, और ये सारी की सारी बातें वो करते हैं। लेकिन इसके साथ वो क्या करते हैं कि करिकुलम क्या हो। करिकुलम एक तो यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल।
यूटिलिटेरियन, और क्या हो, प्रैक्टिकल हो, यानी कि उपयोगी और व्यवहारिक। अब उपयोगी किस तरीके से हो कि जो समाज की आवश्यकताएं हैं, उपयोगी कैसे, नीड ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल, नीड ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन। किस समय में, कंटेम्परेरी, जिस समय में वो चल रहा है, जो उसमें वर्तमान की जो उसकी आवश्यकताएं हैं उस समय में। जैसे आज हमें इंजीनियरों की आवश्यकता है, आज हमें, जैसे भारत कृषि प्रधान देश है तो वो कृषि एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर पर फोकस होना चाहिए क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि अच्छी नहीं होगी तो, और कृषि अगर वैज्ञानिक तौर पर की जाएगी, इसका मतलब यह है कि आज जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं रही, जो प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, वो इस वजह से होती जा रही है क्योंकि हमारे कृषकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन सी मिट्टी में कितना खाद, कितना दवाइयाँ, किस प्रकार की तैयारी उसकी आवश्यक है और किस तरीके से वो की जाए ताकि एक अच्छी फसल हो जो कि पौष्टिक भी हो, जो कि शरीरों को ताकत देना कि शरीरों को बीमार कर दे। जिसका शरीर बीमार हो जाता है उसका मन बीमार हो जाता है, और जब मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बीमार होता है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका परिवार बीमार हो जाता है, और परिवार बीमार होते हैं तो राष्ट्र बीमार हो जाता है। इसलिए कोई भी शिक्षा नीति उसके करिकुलम पर आधारित होती है। यदि कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है तो उसका करिकुलम अगर सही है, इफ द करिकुलम इज राइट, if the curriculum is right, then the nation definitely strong. The nation is definitely strong. Nation is definitely strong. क्योंकि करिकुलम में हम उन सारी संभावनाओं को तलाशते हैं जो किसी राष्ट्र के लिए, किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बड़ी जरूरी होती है। हर व्यक्ति को स्वस्थ शरीर चाहिए, हर व्यक्ति को स्वस्थ मन चाहिए, हर व्यक्ति को स्वस्थ परिवार चाहिए, स्वस्थ खान पान चाहिए। अब स्वस्थ शरीर कब होगा, जब आहार स्वस्थ होगा। जब आहार स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो विचार स्वस्थ होंगे, और विचार स्वस्थ होंगे तो नीतियां स्वस्थ होंगी, और नीतियां स्वस्थ होंगी तो पूरा राष्ट्र सही दिशा में चलेगा, सही तरीके से चलेगा, आगे बढ़ेगा। इस तरीके से हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए करिकुलम का बड़ा महत्व है। चाहे वो हेल्थ की भी बात करते हैं और कौन कौन से विषय पढ़ाए जाए, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाए, विज्ञान भी पढ़ाया जाए, सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जाए, ताकि समय की वो वैल्यू पैदा करे। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो वैल्यू पैदा करे। कैसे? फ्रीडम की, इक्वालिटी की, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फ्रीडम, आप स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र विचरना चाहते हैं, स्वतंत्र बोलना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। लेकिन क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली या वर्तमान व्यवस्था हमें इस दबाव से मुक्त करती है? हमें यह भी सोचना होगा। उस समय जब ये बात कही जा रही है कि एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर फ्रीडम, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, एजुकेशन फॉर चेंज, एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और एजुकेशन फॉर टू डिवोशन, टू मेक ए नेशन, टू अपलिफ्ट द सोसाइटी। यदि शिक्षा इस बात को नहीं करती है
शिक्षा इस बात की जिम्मेदारी का एहसास व्यक्ति को नहीं कराती है कि आपके समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको आपको करना पड़ेगा। चाहे आप शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, कृषक हो, मजदूर हो, वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। चाहे वो राजनेता है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो व्यापारी है। हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना जरूरी है। अगर वो शिक्षित नहीं होता तो राष्ट्र सही दिशा में आगे नहीं बढ़ता। फिर एजुकेशन प्रोफेशनल एबिलिटी लेकर आती है। आप किसी स्किलफुल व्यक्ति से काम करवाओगे और अनस्किल्ड से करवाओगे तो दोनों में अंतर होगा। अनस्किल्ड एक तो आपका रॉ मटेरियल खराब कर देगा, एक आपको सही पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्किलफुल का ये होगा कि जो व्यक्ति एजुकेटेड हो वो पहले प्लान बनाता है, प्लान बनाकर पहले तय करता है कि हमें इस काम शुरू करने से पहले ये तय करना होता है कि काम शुरू कहाँ से किया जाए और कैसे किया जाए, कैसे उसकी प्रगति होगी ताकि वो अंतिम छोर तक पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे, ना कि किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कतें हो। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, केवल किताबी ज्ञान पर आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। किताब इसका अर्थ यह नहीं है कि किताब जरूरी नहीं है या किताब की कोई जरूरत नहीं है या किताब आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है। किताबी ज्ञान किताब पढ़ें लेकिन उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी जरूर देखें कि उसका व्यवहारिक उपयोग क्या है। कोई ज्ञान अगर व्यवहारिक नहीं है, केवल किताबी है, किताबों से आप हर चीज को हल नहीं कर सकते। किताब आपको दिशा दे सकती है लेकिन करना आपको खुद पड़ता है। किताबों में जो बात है वो लोगों के अनुभव हैं, जो उन लोगों ने अनुभव किया, जो करके देखा, वो उन्होंने किताबों में लिख दिया। अब आप उस अनुभव को प्रयोग करके देखोगे, अगर वो तर्क के आधार पर सही है, अगर वो वर्तमान परिस्थितियों में सही है तो वो सही है, अगर वो वर्तमान परिस्थितियों में सही नहीं है तो वो कतई ठीक नहीं हो सकता। शिक्षा जो कि अब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी की। क्वांटिटी में स्कूल बढ़े लेकिन क्वालिटी को ताक पर नहीं रखा जाए। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमें स्कूलों को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि क्वालिटी को कम कर दिया जाए। क्वालिटी भी जिंदा रहे, क्वांटिटी बढ़े, लेकिन क्वालिटी का जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। अगर क्वालिटी कम होती है, केवल क्वांटिटी बढ़ती है, तो भी किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इस बात को यह देखना, इस बात में यह देखना बड़ा जरूरी है कि कोई भी शिक्षा ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे, लेकिन केवल क्वांटिटी ना बढ़े, उसके साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहे। और आगे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप की स्कीम देनी चाहिए। इसके साथ साथ आज हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, सारा विश्व जान रहा है, तो उनके शिक्षा नीति के अंदर, उनके व्यूज में, उसके विचारों में इंक्लूसिव एजुकेशन की झलक हमें पहले ही मिलती है। क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, कंपलसरी और सार्वभौमिक एजुकेशन की जब वो बात करते हैं, शिक्षा की जब बात करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो डिप्राइव्ड सेक्शन को भी छोड़ना नहीं चाहते, कास्ट के बेस पर छोड़ना नहीं चाहते, धर्म के बेस पर छोड़ना नहीं चाहते, कोई शारीरिक विकलांगता के आधार पर छोड़ना नहीं चाहते, विजुअली इंपेयर्ड हो या विजुअली चैलेंज्ड हो, ईयरली चैलेंज्ड हो, किसी भी प्रकार का फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति को भी वो छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सारा समाज साथ साथ बढ़े और एक साथ आगे बढ़े, ताकि एक सशक्त राष्ट्र बनकर सामने आए। और एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो शिक्षा के
आधार पर आगे बढ़े, ना कि अंधविश्वासों के आधार पर, ना कि परंपरावादी रूढ़िवादिता के आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है। शिक्षा वो रोशनी है, शिक्षा वो दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करती है। और जिस समाज, जिस राष्ट्र के लिए के अंदर शिक्षा का अभाव है, वह राष्ट्र कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही, कल फिर इस पर चर्चा होगी। थैंक यू।